हाय एवरीवन, वेलकम टू मैडेट सॉफ्टवेयर। और आज हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के बारे में। और आने वाले 5 मिनट में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज जनरेटिव एआई, व्हाई जनरेटिव एआई, और आपके पास एक पूरा रोड मैप होगा जिसे फॉलो करके आप अपनी जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जनरेटिव एआई। तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ चलते हैं, लाइक चैट जीपीटी। उसमें क्या है कि आप फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा टेक्स्ट देते हैं कि मुझे एक ईमेल लिख दो टू हैव अ लीव फॉर 2 days। वो क्या करेगा, सिंपली अपना पूरा जितना भी उसके बाद डेटाबेस है, जितनी भी उसके बाद ट्रेनिंग है, उस बेसिस पे आपको एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा मेल लिख के दे देगा। उसके अंदर फिर आप और इनहेंसमेंट कर सकते हैं। उसको आप बोल सकते हैं इसका टोन थोड़ा फॉर्मल कर दो, या थोड़ा इनफॉर्मल कर दो, या टोन थोड़ा फ्रेंडली कर दो। इस तरीके के आप और ज्यादा इनपुट देके अपना काम उससे करवाते हैं। तो बेसिकली जो जनरेटिव एआई होता है, अपार्ट फ्रॉम चैट जीपीटी, जो जनरेटिव एआई होता है उसका काम ये होता है कि वो आपको एक न्यू कुछ नया जनरेट करके दे हर बार। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा टेक्स्ट ही दे, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी या फिर हमारा जेमिनी। आप इमेज भी जनरेट करा सकते हैं, फॉर एग्जांपल नैनो बनाना, या हमारा क्लॉड, या फिर लियोनार्डो दा विंची। इस तरीके से आप डिफरेंट मॉडल्स का यूज करके डिफरेंट चीजें जनरेट करवा सकते हैं। और इन सभी में एक सिंपल और बहुत अच्छी बात यह होती है कि कोई भी काम रिपीटेटिव नहीं होता। अगर आप सेम इनपुट, आप चाहे तो चैट जीपीटी को 2 बार सेम इनपुट दे दीजिए, हर बार एक नया ही आउटपुट आएगा आपके पास। सेम गोज विद जनरेशन ऑफ इमेजेस। आप उसको एक बार बोले कि आपको कैट बनवानी है, तो कैट वो डिफरेंट टाइप की बनाएगा। यानी कि वो कभी भी कुछ कॉपी नहीं कर रहा, वो हमेशा क्या कर रहा है, नया जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे मैंने सेम चीजें लिखी हुई हैं। लाइक व्हाट इज जनरेटिव एआई, उसकी डेफिनेशन, एआई दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ईमेल हो गया या फिर कोई भी इमेजेस हो गई। आउटपुट्स वो टेक्स्ट में दे सकता है, इमेजेस में दे सकता है, ऑडियो में दे सकता है, वीडियो में दे सकता है, या फिर कोड में दे सकता है। टेक्स्ट का हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा एलएलएम मॉडल्स, जो कि काफी ज्यादा ट्रेन हुए होते हैं टेक्सचुअल डेटा के ऊपर। वो कैसे ट्रेन होते हैं वो हम एलएलएम की क्लास में समझेंगे। उसके बाद वो हमें इमेजेस जनरेट करके दे देता है। ऑडियो का सबसे अच्छा एग्जांपल हम सबने थोड़ा बहुत तो यूज करा ही होगा, 11 लैब्स। उसके बाद वीडियो के लिए आपके पास बहुत सारे हो गए हैं, सोरा है, VO2 है, सी ड्रीम है। कोड के लिए हमारा सबसे फेमस अभी जो चल रहा है क्लॉड कोड है। उसके ऊपर आपकी जो भी प्रोडक्शन कोड रेडी एकदम अच्छे से होता है। उसके बाद डिबगिंग भी काफी अच्छे फीचर्स हैं। इस तरीके से जो कोर शिफ्टिंग है वो ट्रेडिशनल एआई से जनरेटिव एआई में क्या हुआ है, वो ये है कि फ्रॉम फॉलोइंग द रूल्स टू लर्निंग पैटर्न्स। अब पहले वाली जो एआई होती थी, अगर मैं बात करूं कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे हम एमएल में सीखते हैं, जैसे रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, पर इसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। और कुछ पर्टिकुलर डेटा होता था, जैसे किसी भी कंपनी का डेटा, उसी के ऊपर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट डिप क्या होगा, या आप क्या होगा, कहां पे कितना पैसा इनपुट करने से उतने अच्छे सेल्स मिलेंगे। कुछ इस तरीके के रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हम सॉल्व करते थे। ऑन दी अदर हैंड जो अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है, विच इज द कोर, द जनरेटिव एआई, फिर से सब कुछ जनरेट हो रहा है। लाइक वो अपना खुद का ही परसेप्शन यूज करके, अपना खुद के इनपुट्स यूज करके, अपना डेटा यूज करके कुछ एक नया जनरेट करके देता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल है चैट जीपीटी अगेन, एंड यूनिक ईमेल्स लिखने के लिए। उसके बाद एक इमेज जनरेशन का एग्जांपल मैंने इसमें लिखा आप लोगों के लिए, डाली। बाकी इसके अलावा और भी अच्छे मॉडल्स आप मार्केट में आ चुके हैं, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। बात करते हैं, थोड़ा और बढ़ते हैं, एक डिफरेंस समझते हैं व्हाट इज ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई। जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेडिशनल एआई में क्या होता है, हम कोई भी एक क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जनरेटिव एआई में क्या होता है, हम एंटायरली नई चीजें ही क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल एक और है हमारे पास, लाइक जनरेटिव एआई एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, आप सपोज करो एक बच्चा है 5 साल का, जिसे बहुत हल्का फुल्का बोलना चलना आता है। ठीक है, बहुत छोटा, और एक बच्चा है जो बिल्कुल पीएचडी लेवल का। ठीक है, मैं दोनों को सेम टास्क देता हूं कि यार मेरे लिए क्या करो, आप लोग ने एक स्टोरी लिख दो। ठीक है, जो कि प्रॉपर ग्रामर के साथ होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए, फुल स्टॉप कॉमा सब कुछ अपनी जगह पे होनी चाहिए, भले तुम कंप्यूटर से लिख लो या अपने हाथ से लिख लो। ठीक है, मैंने 2 बच्चे लिए। अब जो 5 साल का बच्चा है, क्योंकि उसके पास इनफ नॉलेज नहीं है, अब 5 साल का बच्चा शायद प्ले स्कूल में ही होगा, या ज्यादा फर्स्ट क्लास में होगा, ज्यादा से ज्यादा, मैं श्योर नहीं हूं। तो उसके पास कितने ही नॉलेज होगी, कितना ही बेचारा अपनी क्रिएटिविटी यूज कर लेगा। मैक्सिमम ड्राइंग कर सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख देगा, वही राजा मंत्री परियों की कहानी में थोड़ा बहुत लिख देगा। मेरे पास एक पीएचडी स्कॉलर का बंदा है, जिसे मैंने बोला एक यूनिक स्टोरी क्रिएट करने के लिए, वो अपना सारी नॉलेज बेस जो उसने अभी तक बचपन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ स्टोरी से जो भी सीखा है, उससे एक बहुत अच्छी सी यूनिक स्टोरी बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो स्टोरीज होती है हॉलीवुड बॉलीवुड, सब की सब यूनिक होती है, कोई भी कॉपी कैट नहीं होती किसी भी चीज की। सेम गोज विद जनरेटिव एआई। अब इसका एग्जांपल यहां पे समझो। ठीक है, अब सपोज करो एक बच्चा है, जिसको मैंने, एक स्टूडेंट है, उसको मैंने 10,000 बुक दी पढ़ने के लिए। उसका टास्क सिंपल सा था, राइट अ स्टोरी अबाउट अ रोबोट इन दिल्ली। Now, student creates a new story, not a copy, based on the learned patterns, styles and logic. Now, the generative AI works exactly the same. सेम ऐसी अगर वो जो पीएचडी वाला बच्चा था, उसके बाद बैकएंड में इतनी नॉलेज थी, तो उसने फटाफट सारी की सारी अच्छी स्टोरी उसने क्रिएट कर दी।
एंड उसके अंदर ग्रामर्स भी उसने काफी अच्छी रख दी। कैसे रख दी? क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसका बहुत अच्छा नॉलेज बेस है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है उस बंदे ने, इसलिए उसके पास उतनी अच्छी नॉलेज है, इसलिए वो उतनी अच्छा क्रिएटिव कर पाया। ऑन दी अदर हैंड 5 साल का बच्चा, उस मासूम के पास अभी कुछ है ही नहीं, कोई नॉलेज बेस है ही नहीं, तो कहां से कुछ क्रिएट कर पाता? क्लियर है सबको? होप ये एग्जांपल आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। यही एक्चुअली हमारा जनरेटिव एआई भी करता है। अब जनरेटिव एआई का तो ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर जनरेटिव एआई, उससे वो काम कैसे करता है? वो काम करता है एलएलएम मॉडल के बेस पे। अब जो एलएलएम है वो किस पे है? वो है फाउंडेशन मॉडल्स पे। अब वो फाउंडेशनल मॉडल ही हमारे पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पे ट्रेन हुए होते हैं, इसलिए उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज होती है, एंड उसके बाद ही हमारा फिर जनरेटिव एआई काम कर पाता है। लेकिन अभी जनरेटिव एआई की स्टोरी है नहीं खत्म, क्योंकि हमने सिंपल से प्रॉम्प्ट दिया और हमारे पास आउटपुट आ गया। नहीं, जनरेटिव एआई एक्चुअल प्रिडिक्ट करता है। अब वो प्रिडिक्ट किस बेसिस पे करता है वो हम सीखते हैं। वो सीखता है ट्रांसफॉर्मर के बेस पे। जब 2017 में गूगल ने अपना ट्रांसफॉर्मर का रिसर्च पेपर लॉन्च किया था, सारी चीजें वहीं से बदल गई थी। अब ट्रांसफॉर्मर का बेसिक आर्किटेक्चर मैं आपको बता देता हूं। इट्स एक्चुअली प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, द मोस्ट पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि अभी हम इंसान हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं मैं कल जा रहा हूं बाहर। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, बाहर जा रहा हूं, या तो मैं घर से बाहर जा रहा हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कहीं घूमने जा रहा हूं या फिर मैं ऑफिस जा रहा हूं। अब क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, मैं फॉर्मली पूरा तैयार हुआ हूं, लैपटॉप बैग मेरे हाथ में, तो इसके 90% चांस है कि ये बंदा ऑफिस ही जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन है, और फिर वो 100% ट्रू भी हो जाता है। सेम गोज विद आवर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। वो भी बेस्ट पॉसिबल जो वर्ड होता है या टोकन होता है वो उसे सजेस्ट करता है, और इसी बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा न्यू डेटा होता है वो जनरेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, इसमें लिखा गया है द सन इज। अब क्या होगा? जो सन इज होता है, इस जो सन इज को होता है, इसको ना एम्बेडिंग कहते हैं, इसको एम्बेडिंग होगी। एम्बेडिंग का मतलब होता है जो भी मेरा इंग्लिश का वर्ड होता है उसको टोकन्स पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। टोकन इन द सेंस कुछ नंबर्स में 0 1 1 0 0 2 इस तरीके से कुछ नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो एलएलएम मॉडल्स में जाते हैं, प्रोसेस होते हैं, और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं। लाइक द सन इज। अब सन इज क्या? हॉट, वार्म एंड कुछ इस तरीके से, लाइक द सन इज हॉट। ये मेरा नेक्स्ट प्रिडिक्टेड वर्ड है। ये कैसे हुआ पॉसिबल? ये हुआ मेरा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की मदद से। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ एक बार इसको समझ लेते हैं। द कोर मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्मर्स, द आर्किटेक्चर बिहाइंड द मॉडर्न जेन एआई, द आर्किटेक्चर बिहाइंड मॉडर्न जेन एआई, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। लर्न्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। इनपुट आई ड्रिंक। अब आई ड्रिंक दो पॉसिबिलिटी, तो वाटर या कॉफी, जो भी उसके ऊपर ट्रेन हुआ होगा डेटा। फॉर एग्जांपल सिर्फ 10,000 बुक्स का डेटा दिया, जिसके अंदर सिर्फ एक इंसान है, उसके बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, और उसके अंदर उसने सबसे ज्यादा जिक्र अपनी कॉफी के बारे में करा है। अगर मैं इसको कुछ इनपुट देता हूं आई ड्रिंक, तो वो क्या करेगा? मोस्ट पॉसिबल वर्ड को निकालेगा। तो क्योंकि उस बुक्स के अंदर मैंने सिर्फ बात करी है अपनी कॉफी के बारे में, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा? आई ड्रिंक कॉफी, कुछ इस तरीके से। तो पूरा का पूरा जनरेटिव एआई होता है वो हमारा ट्रांसफॉर्मर एलएलएम के बेस के ऊपर होता है, जिसके बेसिस पे एक नया वर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी हमारी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की वजह से हमें मिलती है। नाउ व्हाट इज एलएलएम? जो कि हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, फाउंडेशनल मॉडल होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर पेटाबाइट्स ऑफ डेटा के ऊपर ट्रेन किए हुए होते हैं। जिस तरीके से एक पीएचडी स्कॉलर अपने 10-15 सालों के करियर में ट्रेन हुआ होता है डिफरेंट नॉलेज और एकेडमिक्स के बेसिस पे, सेम हमारा एलएलएम मॉडल्स होता है जो कि बेस होता है फाउंडेशनल मॉडल्स में, वो पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पे ट्रेन होता है, और उसमें फिर वो एनएलपी की पावर होती है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, हिंदी में बात करेगा, उर्दू में बोलूंगा तो उर्दू में मुझे आंसर करेगा। क्लियर है? ये बहुत बेसिक्स है एलएलएम के ऊपर। नाउ बियॉन्ड टेक्स्ट क्या क्या जनरेटिव एआई और जनरेट करता है? वो करता है टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोड। इन सबके एग्जांपल हमने देख चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको कोड को, तो क्लाउड कोड हो जाएगा। वीडियो के लिए हमारे पास सोरा या फिर वीओ हो जाएगा, या सी ड्रीम कर सकते हैं। ऑडियो के लिए 11 लैब्स है, और इमेज के लिए हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, लाइक नैनो बनाना हो गया, डाली हो गया, या हमारे पास लियोनार्डो हो गया, एक मिड जर्नी भी होता है। नाउ व्हाट आर द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस फॉर ऑल द जनरेटिव एआई? सबसे पहले आप समझ सकते हैं उसके लिए होगा हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। अब क्या है, मेरे ऑफिस में अगर मुझे कोई कोड लिखना होता, मैं उसका पूरा कोड मैं ऊपर से नीचे तक नहीं लिखता। मुझे पता लॉजिक क्या बनने वाला है, टेबल्स कितने यूज होने वाले हैं। मैं सिंपल सा एक कोड लिखता हूं, हल्का फुल्का, कि हाँ मेरे पास ये टेबल है, उसके लॉजिक है, टूटा फूटा कोड लिख देता हूं, उसको मैं डालता हूं अपने पास क्लाउड कोड में डालता हूं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, क्लाउड कोड में डालते हैं हम उसे, और वहां से सीधा आउटपुट ले लेते हैं। और उसके अंदर ऑफकोर्स डायरेक्टली पूरा का पूरा इनहैंस तो नहीं होता, थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, एलियासिंग वगैरह थोड़ी बहुत देखनी पड़ती है, करेक्ट है, नॉमेनक्लेचर सही दे रखा है नहीं दे रखा, वो सब देके हम डायरेक्ट अपने डेटाबेस के अंदर इनपुट करके क्वेरी रन करते हैं। तो सबसे बेस्ट फायदा तो यही है किसी भी प्रोग्रामर के लिए, कि उसका पूरा का पूरा कोड लिखने की उसे जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा इनपुट एक सिंपल से ब्रोकन लॉजिक में भी देगा तो भी उसको परफेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा है हेल्थ केयर। लाइक हेल्थ केयर में कैसे? अब हेल्थ केयर में आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल
अब हेल्थ केयर में समझिए, सपोज मैं कल को एक अल्ट्रासाउंड करा के है, डॉक्टर आने वाला है मंडे को और मैं सैटरडे को करवा कर आ गया, मेरे पास 2 दिन का गैप है। अब मुझे हो रही है एंजाइटी कि यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैं सिंपल चैट जीपीटी में या किसी भी अच्छे इमेज मॉडल में डालूंगा और मेरे को एक समरी आ जाएगी। ऑफकोर्स उसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, बट क्या पता मुझे पहले बता दे कि हाँ ठीक है आपके अंदर ये कोई कमी है ही नहीं या फिर बिल्कुल ठीक है, तो मैं क्यों फिर 2 दिन के लिए इतना टेंशन लूं। ठीक है, तो समरीज क्रिएट करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स को, और ये एक्चुअल में काम करता है। मैंने खुद 2-3 बार ट्राई करा और एग्जैक्ट वही जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वही उस चैट जीपीटी ने मुझे बताया था। इट्स अमेजिंग है। मार्केटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं क्रिएट्स एड कॉपी एंड द सोशल कंटेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं लिंक्डइन में आजकल जो भी कंटेंट आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली 10 to 20% ही ऑर्गेनिक कंटेंट है, अदरवाइज सब कुछ चैट जीपीटी से आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है उसके ऊपर फिर चैट जीपीटी से या किसी दूसरे टूल से उसको थोड़ा इनहेंस करके तभी जाके उसे अपलोड किया जाता है। एजुकेशन नाउ, अब क्या एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे अब यूट्यूब पे क्या होता था, पहले कोई एक टॉपिक समझना हो तो उसके लिए छोटा मोटा टॉपिक समझना हो तो उसके लिए पूरा यूट्यूब का वीडियो पहले ढूंढो, देखो, फिर समझो, फिर करो। अब क्या होता है, चैट जीपीटी को अच्छे से प्रॉम्प्टिंग दे सकते हो, लाइक एक्ट एज अ ट्रेनर, यू हैव टू टीच मी अबाउट द जॉइंस, आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, इस तरीके से, और आपको फटाफट विद एग्जांपल्स आपको चीजें मिल जाती है और आप फटाफट ग्रैब कर लेते हो। तो आपका इसमें टाइम बचता है और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई भी बहुत कम समय में अच्छी वाली कर पाते हैं। कस्टमर सपोर्ट, अब कस्टमर सपोर्ट का सबसे एग्जांपल इसमें आता है जेन एआई प्लस एजेंटिक एआई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कस्टमर सपोर्ट है ना उसको रिप्लेस किया जा रहा है। मेरे पास क्या, आप लोगों के पास भी अब जो कॉल्स आती है मोस्टली क्या होता है वो थोड़ी आईवीआर बेस होती है, लेकिन वो लगता नहीं कि एक रोबोटिक कॉल है, वो लगती है एक ह्यूमन कॉल। तो इस तरीके से कस्टमर सपोर्ट में भी जनरेटिव एआई का यूज किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूं आर्किटेक्चर पाइपलाइन की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डेटा होता है, ठीक है, जो हमारे एलएलएम के पास होता है या फिर फाउंडेशन मॉडल के जिसके ऊपर वो ट्रेन होता है। फिर वो मॉडल्स जनरेट होते हैं हमारे, फिर मॉडल के ऊपर उसकी डिप्लॉयमेंट होती है, लाइक हमारा चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी एक हमारा डिप्लॉयमेंट है, उसके बेस पे चल रहा है हमारा एलएलएम और उसके अंदर है फाउंडेशन मॉडल। और फिर हम जैसे यूजर्स आते हैं जो अपने कुछ इनपुट्स देते हैं, कुछ टोकन्स यूज करते हैं, उन टोकन के बेसिस पे हमें कुछ आउटपुट मिल जाता है। ये होता है हमारा बेसिक आर्किटेक्चर किसी भी जनरेटिव एआई के प्लेटफॉर्म का। ना जनरेटिव एआई के अंदर आपको थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, लाइक एक 2 तरीके के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। एक तो बेसिक प्रॉम्प्ट, राइट एन ईमेल। एक दूसरा प्रॉम्प्ट होता है, राइट अ प्रोफेशनल मेल वेयर आई वांट 2 days लीव टू माय मैनेजर। और अगर आप मैनेजर का नाम भी दे देते हैं तो और भी परफेक्ट है, पूरी की पूरी चीजें बिल्कुल अलाइन हो जाएंगी। की टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं जो हम पूरे जनरेटिव एआई के अंदर समझने वाले हैं। एक होता है टोकन, एक होता है पैरामीटर, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है इन्फरेंस और एक होता है हैलुसिनेशन। अभी टोकन क्या होता है? टोकन मैंने आपको बताया एम्बेडिंग होती है जिसके अंदर कोई भी आपका टेक्स्ट होता है वो टोकन में कन्वर्ट होता है, फिर आपके एलएलएम मॉडल्स में जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है और मोस्ट प्रोबेबल वर्ड आपको आउटपुट में लेकर आता है। पैरामीटर्स क्या होता है? इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं, काइंड ऑफ ब्रेन सेल्स होते हैं किसी भी मॉडल के, मतलब किस पैरामीटर पे ट्रेन हुआ है, किस डेटा पे वो ट्रेन हुआ है ना। उसके बाद ट्रेनिंग आती है कि कितना डेटा उसको दिया गया। थोड़ा बहुत डेटा दिया तो कम आउटपुट देगा, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा दिया लाइक मेटा, गूगल, चैट जीपीटी, ओपन एआई, इन सब ने काफी अच्छा अमाउंट ऑफ डेटा दिया है, इस वजह से वो काफी अच्छे मॉडल उनके ट्रेन हुए हैं। हम लोग ट्रेन नहीं कर सकते इतने बड़े डेटा पे क्योंकि इट्स टेक लॉट ऑफ एंड ह्यूज हार्डवेयर। उसके बाद इन्फरेंस आता है, यूजिंग द मॉडल टू जनरेट द आउटपुट्स। जो भी हमारा इनपुट है उसको समझेगा और एक बेहतरीन आउटपुट उसका जनरेट करेगा। हैलुसिनेशन क्या होता है कि वो जो भी आउटपुट देगा ना उसके अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। सपोज आप पूछो कि यार कोई भी एक सिंपल सा लो कि यार आई हैव अ सैमसंग मॉनिटर एंड विच इज वेरी गुड, अब वो उसको वेरी गुड के बेसिस पे सारा आउटपुट दे देगा। लेकिन जैसे आप उसको इंटरप्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं यार मुझे इसके बैड्स बता, फिर वो उसके बैड बताने लग जाएगा। कभी कभी वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ उसके अकॉर्डिंगली सब सही है, अब तुम समझो कि तुम्हें कैसा है उसको करेक्ट करना है। वैसे ही आप देख भी सकते हैं लाइक चैट जीपीटी या जेमिनी पे हमेशा वार्निंग लिखकर भी आती है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो सकती, प्लीज इसे एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सेम यही होता है हमारा वर्ड हैलुसिनेशन। नाउ एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एसक्यूएल जनरेशन का जो मैंने आपको बताया मैं अपनी कंपनी में किस तरीके से यूज करता हूं। उसके बाद अभी इतना क्यों बूम हुआ, तो अभी ये 2017 के बाद ही बूम हुआ, और इसलिए बूम हुआ क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आ गया जिसके बेसिस पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स है वो काफी ज्यादा एनहांस हो गई है। और उतना ही हमारे पास ह्यूज डेटा आ गया, इंटरनेट बूम आ गया जिसके ऊपर हमने काफी अच्छे तरीके से अपने मॉडल्स को ट्रेन करा। ठीक है, पॉपुलर मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो चाहिए लाइक जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनी हो गया, जैसे मेटा का लामा हो गया। उसके बाद अगर मैं हायरार्की समझाऊं तो सबसे टॉप में आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आती है हमारी मशीन लर्निंग, फिर आती है डीप लर्निंग में हमारा एनएलपी आ जाता है, और उसके बाद होता है हमारा जनरेटिव एआई। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है इसके अंदर या रिस्क क्या है? सबसे पहला तो हैलुसिनेशन, कोई भी इसके अकॉर्डिंगली गलत नहीं, सब कुछ इसके लिए बढ़िया ही है। इसकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसा भी आप इसको इनपुट देंगे उसी अकॉर्डिंगली आउटपुट देगा। उसका डेटा डिपेंडेंसी है, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इसको अच्छे डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं किया तो ये समझ लो आउटपुट गलत ही देगा। अगर इसे अभी तक एसक्यूएल का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की जगह सेलेक्ट फ्रॉम स्टार समझाया गया तो ये हमेशा सेलेक्ट फ्रॉम स्टार में क्वेरी आउटपुट में देगा।
ठीक है। कॉस्ट, इसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं कि हम तो क्योंकि उनके टोकन से उनके एपीआईस पे काम करते हैं, तो एपीआईस में जितना आप यूज करेंगे उतना ही कॉस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ता है। बट जो ट्रेन करने का टाइम होता है या एलएलएम्स मॉडल को ट्रेन करना होता है, वहां पे पैसा बहुत ज्यादा खर्च करता है। यह प्रोडक्शन आर्किटेक्चर सेम आपका मैंने आर्किटेक्चर पाइपलाइन में बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अब मैं लास्ट आपको बता देता हूं आपका लर्निंग रोड मैप। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पहले आना चाहिए। सबसे पहले आपको पाइथन आना चाहिए, बेसिक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बेसिक शायद लिखा भी नहीं है, बेसिक से काम नहीं चलेगा, आपको पाइथन आना चाहिए जिसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गए, डीएसए थोड़ा बहुत हो गया, ये थोड़ी बहुत चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा कोड लिखना आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कोड तो खुद कोई लिखने नहीं बैठा, सामने वाले से लिखवाएगा, ठीक है, बट स्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो कुछ गलती करा तो आपको पता होना चाहिए गलती ठीक कैसे करी जाएगी। फिर आपको कुछ मशीन लर्निंग के बेसिस आने चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। डीप लर्निंग में आपको एनएलपी या न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर्स, इसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपके पास ट्रांसफॉर्मर की नॉलेज आ जाएगी, फिर आप रैग या फिर डिप्लॉयमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। और जब आपने डिप्लॉयमेंट समझ लिया तो यानी कि आपने जनरेटिव एआई समझ लिया। यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट या ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फेवर मिल जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी। होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा लाइक व्हाट इज जनरेटिव एआई, इसका कोर क्या है, और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आपको एक्चुअली क्या क्या पहले आना चाहिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। See you in the next video.